हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो हाजिर हूँ मैं मून नाइट के थर्ड एपिसोड को लेकर। बात करें इस एपिसोड की ओवरव्यू की, तो इसमें हम मार्क और खोनशू को हर मुमकिन कोशिश करते हुए देखेंगे जिसमें वो आर्थर को वो देवी एमिट को जिंदा करने से रोक सके। हमें इजिप्ट माइथोलॉजी के देवताओं और उनके अवतारों के बारे में भी आगे पता चलता है। एपिसोड की शुरुआत में हम लाइला को उसके पिता की दोस्त के पास देखते हैं जो उसके लिए एक नकली पासपोर्ट बना रही है जिसका इस्तेमाल करके वो इजिप्ट जाएगी। यहाँ उनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि लाइला अपने पिता से बहुत ज्यादा ही करीब थी, जिन्होंने मरने से पहले उसे आर्कियोलॉजिस्ट बनाया था, जिसकी मदद से लाइला ब्लैक मार्केट से पुरानी चीजें चुरा कर दूसरों को बेचती थी। इन्हीं सब कामों की वजह से वो अपने देश से नकली आईडी बनवा कर जा रही है। यहाँ वो दोनों मार्क के बारे में भी बात करते हैं। फिर अपना पासपोर्ट लेकर लाइला वहाँ से निकल जाती है। सीन शिफ्ट होकर हमें आर्थर अपने कर्ट के आदमियों के साथ इजिप्ट के रेगिस्तान में दिखता है, जहाँ वो कंपास के जरिए देवी एमिट की कब्र ढूंढ रहा था और वो कंपास उन्हें देवी एमिट की कब्र तक पहुँचा भी देता है और आर्थर वहाँ पर अपने आदमियों को खुदाई करने का आदेश देता है। तभी एक छोटा बच्चा आकर आर्थर को बताता है कि शहर में मार्क उनके आदमियों को मार कर उनका पता पूछ रहा है और ये बात आर्थर भी जानता था कि खोनशू और मार्क उसके पीछे यहाँ आएंगे। अब हम शहर की छतों पर मार्क को भागते हुए देखते हैं और आगे उसे आर्थर के लोग एक आदमी को मारते हुए दिखते हैं। मार्क उनसे खुदाई के बारे में पूछता है तो वो सभी मार्क के ऊपर चाकू से हमला कर देते हैं, जिनसे बचते हुए मार्क उन्हें मारता है। और इस सीन से हम समझ पाते हैं कि मार्क मून नाइट का सूट सिर्फ रात में समन कर सकता है और मे भी उसकी पावर मून से कनेक्टेड हो। अब उन तीनों में एक बच्चा भी था जिसे मार्क थप्पड़ से मारता है, पर बाकी दोनों को अच्छे से मार रहा होता है। तभी मार्क को चाकू के रिफ्लेक्शन से स्टीवन दिखाई देता है जो कि मार्क से उन लोगों को लड़ने के लिए बोलता है। हम देख पाते हैं कि मार्क ने बॉडी पर से कंट्रोल खो दिया है और जब मार्क को वापस बॉडी का कंट्रोल मिलता है तो वो खुद को टैक्सी में पाता है, जिसका ड्राइवर उसके कहने पर उसे एयरपोर्ट ले जा रहा था। टैक्सी के बाहर मार्क आर्थर के दोनों आदमी को देखता है, जिनके पीछे मार्क वापस पड़ जाता है और उनमें से वो एक को बाजार में पकड़ लेता है। जब मार्क उस आदमी को मार मार कर उससे आर्थर के बारे में पूछ रहा था, तब उसे फिर से मिरर के रिफ्लेक्शन में स्टीवन दिखता है जो उसे वापस मार पीट कर रोकता है। इतने में ही आर्थर के कुछ और आदमी आकर मार्क के सिर पर हमला कर देते हैं और हम मार्क को बेहोश होते हुए देखते हैं। अब जब बॉडी का कंट्रोल वापस मार्क के पास आता है तो वो देखता है कि उसने एक पहाड़ पर आर्थर की 2 आदमियों का मर्डर कर दिया है। मार्क स्टीवन पर भड़कता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि स्टीवन ने उन दोनों आदमियों को मारा है। हम जानते हैं कि स्टीवन कभी भी किसी की जान नहीं ले सकता, यही बात वो मार्क को बोलता है। उसने उन दोनों को नहीं मारा। अब मैं आपको बता दूं कि इस सन की आदमी के अंदर एक तीसरी शख्सियत भी है जिसका नाम है जैक लॉकेल और इसके बारे में हम आने वाले एपिसोड में जानेंगे। वहीं अब पहाड़ पर खोनशू आता है और मार्क को बचे हुए छोटे लड़के को पहाड़ से नीचे लटकाने को बोलता है ताकि वो बच्चा आर्थर का पता बता दे, पर वो बच्चा देवी एमिट का नाम लेकर अपने चाकू से कपड़ा काट देता है, जिससे मार्क ने उसे पहाड़ पर से लटका रखा था। खोनशू और मार्क उस बच्चे को ऐसा करते देखकर शॉक्ड होते हैं। मार्क खोनशू से देवताओं से मदद मांगने को बोलता है तो खोनशू मार्क को समझाता है कि वो उनके पास डायरेक्ट नहीं जा सकता क्योंकि उन्होंने उसे स्वर्ग से निकाल दिया है। उसके दोबारा वहाँ पर जाने पर सारे देवता उसे पत्थर में कैद कर देंगे, पर खोनशू एक दूसरा रास्ता निकाल कर वहाँ से गायब हो जाता है और हम देख पाते हैं कि खोनशू ने दिन में चंद्र ग्रहण लगा दिया है, जिसे आर्थर भी देखता है और अपने लोगों को खुदाई का काम तेजी से करने के लिए बोलता है। अब वापस खोनशू मार्क के पास आकर उसे कहता है कि देवताओं के अवतारों की सभा बुलाने के लिए ये एक सिंबल था। मार्क उससे पूछता है कि देवताओं के अवतार तो दुनिया भर में कहीं भी हो सकते हैं, जिसपे खोनशू मार्क को बताता है कि एनेट का मतलब जिस जगह सभा होगी वहाँ जाने का रास्ता कहीं भी खुल सकता है। तभी वहाँ पर एक गुप्त रास्ता खुलते हुए हम देखते हैं। खोनशू मार्क को समझा देता है कि उसे आर्थर पर इल्जाम लगाना है, पर वो मार्क के साथ अंदर नहीं जाता। अंदर जाने पर हम देख पाते हैं कि एनेट गीजा के पिरामिड के अंदर ही बना हुआ है। अंदर जाने पर मार्क की मुलाकात यज्जिल से होती है जो कि हाथौर देवी की अवतार थी। वो मार्क से खोनशू के बारे में पूछती है। उसकी बातों से हमें महसूस होता है कि उसे खोनशू देवता पसंद है। अब वहाँ बाकी के देवताओं के अवतार आ गए थे और आगे जाने पर मार्क की नजर एक देवी की मूर्ति पर पड़ती है जिनकी पूजा वकांडा वाले भी करते हैं। अब सारे अवतार की बॉडी को सभी देवताएं कंट्रोल करते हैं और खोनशू भी मार्क की बॉडी में आ जाता है और सबसे पहले उन देवताओं का हेड खोनशू को ग्रहण लगाने के लिए धमकाता है कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो वो उसे पत्थर में कैद कर देंगे। खोनशू
खोनशू भी उन सभी को देवलोक में बैठकर आराम फरमाने का ताना मारता है, क्योंकि यहाँ नीचे इंसान अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं, जिसके जवाब में वो बोलते हैं कि इंसानों को संभालने के लिए ही उनके अवतार धरती पर हैं और उन्होंने सालों पहले इंसानों के मैटर में ना पड़ने का निश्चय किया था। वो खोनशू से उन्हें यहाँ बुलाने की वजह पूछते हैं तो वो आर्थर पर इल्जाम लगाता है कि वो देवी एमिट को जगाने के लिए इजिप्ट में आया है। ये सुनकर देवता आर्थर को यहाँ पर हाजिर होने का हुक्म सुनाते हैं और हम देखते हैं कि एक दरवाजे से होते हुए आर्थर अंदर आता है और बड़ी चालाकी से देवताओं को बुद्धू बनाकर उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि खोनशू का दिमाग सटक गया है। अब वो इजिप्ट में घूमने के लिए आया है। आर्थर मार्क के मेंटल कंडीशन के बारे में भी सभी देवताओं को बताते हुए उसका मजाक उड़ाता है, जिसे सुनकर मार्क आर्थर पर हमला करता है, पर उसे बाकी देवता अपनी शक्तियों से रोक लेते हैं और यहाँ पर हिंसा करने से खोनशू को मना करते हुए उसे वहाँ से भगा देते हैं। अब फिर देवता मार्क इंस्पेक्टर से बात करते हैं और मार्क भी उन्हें बताता है कि उसे इलाज की जरूरत है, पर वो उन्हें आर्थर की सच्चाई बताने की कोशिश करता है, पर देवता आर्थर के ऊपर लगे इल्जामों से उसे आजाद करके वहाँ से भेज देते हैं। फिर सारे देवता अपने अवतार से निकलकर देवलोक पर चले जाते हैं। वहीं सबके जाने के बाद याटसिल मार्क को कोने में ले जाकर एमिट देवी की कब्र तक पहुँचने का दूसरा रास्ता बताती है, जिसमें उसे सैम्फो नाम के एक सिपाही की कब्र को ढूंढना होगा, जो कि सिर्फ वही जानता है कि देवी एमिट कहाँ पर दफन है। देवताओं ने उसे ही देवी एमिट को दफन करने का काम दिया था, ताकि अगर कभी भविष्य में एमिट देवी की जरूरत पड़े तो सभी देवता उन्हें दोबारा जिंदा कर सके। पर दिक्कत ये थी कि सैम्फो की ताबूत को किसी ने चोरी करके ब्लैक मार्केट में बेच दिया है, जिसे ढूंढने के लिए मार्क मार्केट में जाता है और एक शख्स से पूछता है कि उसे सैम्फो का ताबूत चाहिए, तो वो मार्क की बात सुनकर वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर लाइला आती है। पहले तो मार्क लाइला पर भड़कता है क्योंकि उसकी जान को खतरा था, इसलिए वो उसे डाइवोर्स देकर उसे इन सब चीजों से दूर रख रहा था। पर इस सिचुएशन में मार्क की मदद सिर्फ लाइला ही कर सकती थी और वो उसकी मदद करने के लिए भी तैयार हो जाती है। रात में दोनों एक छोटे बोट पर बैठकर एक ब्लैक मार्केट डीलर मोगाट के पास जा रहे थे, जिसके पास सैम्फो की ताबूत है। बोट पर दोनों अपने रिलेशन को सुधारने की बात करते हैं, जिसके लिए मार्क को कुछ सच्चाई लाइला को बतानी होगी, पर मार्क लाइला को कुछ भी नहीं बताता और हम समझ पा रहे थे कि कोई राज है जो मार्क लाइला से छुपा रहा है। बोट से उतरने के बाद वो मोगाट, जो कि बहुत ही रिच है, उसे मिलाने के लिए उसका बॉडीगार्ड ले जाता है। मोगाट घोड़े पर बैठकर भाले से कोई गेम खेल रहा था। वही अमीरों के अजीब से शौक। गेम खेलने के बाद मोगाट लाइला और मार्क से मिलता है और उनकी यहाँ पर आने की वजह पूछता है, तो वो उसे बता देते हैं कि उन्हें सैम्फो के ताबूत को देखना है। मोगाट लाइला का अच्छा दोस्त था और हम उनकी बातों से समझ पाते हैं कि ब्लैक मार्केट के पैसे से ही मोगाट इतना अमीर बना है। मोगाट को उन दोनों पर डाउट है, पर उन्हें सैम्फो के ताबूत को देखने की इजाजत दे देता है। लाइला मार्क से बोलती है कि ये काम स्टीवन का है, इसलिए बॉडी का कंट्रोल स्टीवन को दे दो, पर मार्क ऐसा नहीं करता। ताबूत पर लिखी पहेली में ही एबिट देवी की कब्र का रास्ता था, जिसे वो दोनों सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, पर वहीं पर कांच के रिफ्लेक्शन से स्टीवन मार्क को बताता है कि वो ये पहेली सॉल्व कर सकता है, पर इसके लिए मार्क को बॉडी का कंट्रोल उसे देना होगा। ये सुनकर मार्क लाइला को बाहर मोगाट का ध्यान भटकाने के लिए भेजता है और स्टीवन को धमकी देता है कि अगर उसने उसकी मदद नहीं की तो वो यहीं पर कत्लेआम मचाएगा। ये सुनकर स्टीवन मार्क की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उसे बताता है कि सैम्फो के कपड़े पर कुछ स्टार्स बने हुए हैं, जिन्हें मोड़कर वो स्टार बनाएगा तो उसे देवी एमिट की लोकेशन पता चल जाएगी। मोगाट और उसका बॉडीगार्ड मार्क को ताबूत में हाथ डालते हुए देखते हैं, तो बॉडीगार्ड मार्क को गन पॉइंट पर लेकर उसे रुकने को बोलता है, पर अचानक से मार्क उस बॉडीगार्ड की बंदूक को छीनकर उसे ही गन पॉइंट पर ले लेता है। मार्क को लाइला की वजह से खुद को सरेंडर करना पड़ता है, क्योंकि मोगाट के बाकी साथियों ने लाइला को गन पॉइंट पर ले लिया था। अब मोगाट उन दोनों से उसके साथ धोखेबाजी करने की वजह पूछता है। तभी वहाँ पर आर्थर स्क्रैप के साथ आता है। लाइला मोगाट को आर्थर पर विश्वास करने से मना करती है, पर मोगाट का भरोसा कुछ देर पहले लाइला ने ही तोड़ा था, इसलिए वो उसकी बात नहीं सुनता। आर्थर लाइला को बोलता है कि अगर उसे अपने पिता की मौत की सच्चाई जाननी है तो मार्क से पूछो, पर मार्क उसे वो सच कभी नहीं बताएगा, क्योंकि वो पहले से ही अपनी नजरों में गिरा हुआ है और सच्चाई बताने के बाद वो लाइला की नजरों में भी गिर जाएगा। आर्थर की बातों को मार्क बेतुकी बताता है और आर्थर मोगाट को उसकी छड़ी को कैसे इस्तेमाल करना है ये बताते हुए दैविक शक्तियों का इस्तेमाल करता है और सैम्फो के ताबूत को नष्ट कर देता है। इन्हीं सबके बीच खोनशू भी वहाँ पर आ गया था, जो कि मार्क को सूट समन करने को बोलता है। आर्थर के जाते ही मार्क मून नाइट में बदलकर सब पर हमला करता है और मोगाट की आत्मियों की गोली से लाइला को बचाते हुए सबको मार देता है। फिर मून नाइट और भी
आ रहे आदमियों को मारने के लिए जाता है। इधर लाइला सैम्फू के ताबूत में से एक नष्ट हुआ नक्शा अपने पास रख रही थी। तभी उस पर मोगाट का बॉडीगार्ड हमला करता है, जिससे थोड़ा लड़ने के बाद लाइला अपनी ज्वेलरी का हथियार के रूप में इस्तेमाल करके बॉडीगार्ड को मार देती है। उधर मैदान में मून नाइट भी सबको मार रहा था और मार काट देखकर उसकी बॉडी का कंट्रोल स्टीवन ले लेता है और सभी विलेन्स को लड़ाई ना करने को बोलता है। तभी कुछ लोग मून नाइट के अंदर भाले घुसाकर उसे घुटनों पर ला देते हैं। अब कंट्रोल मार्क के पास था और वो उसे बचाने के लिए जब लाइला आती है तो मोगाट बीच में आ जाता है, जिसे देखकर मार्क गुस्से में सबको मारने के बाद मोगाट को भी मार देता है और लाइला को बचा लेता है। नेक्स्ट सीन में हम मार्क और लाइला को कार में देखते हैं, जहाँ लाइला को आर्थर ने जो कुछ उसके पिता के बारे में कहा था उसकी सच्चाई वो मार्क से पूछती है, पर मार्क आर्थर की बातों को झूठी बताकर लाइला को समझाता है कि आर्थर बस उसके दिमाग से खेल रहा है। लाइला भी समझ रही थी कि मार्क उससे कुछ छुपा रहा है। अब हम उन्हें रेगिस्तान के बीच में देखते हैं और यहाँ पे उन पर कोई नजर रखे हुआ था। अब दोनों कार रोककर सैम्फू के जले हुए कपड़ों से मैप को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, पर उनसे ये नहीं होता है क्योंकि ये काम किसी एक्सपर्ट का था। इसलिए लाइला बॉडी का कंट्रोल स्टीवन को देने के लिए बोलती है, जिसे मार्क को भी मानना पड़ता है। स्टीवन कंट्रोल लेते ही मैप को बड़ी आसानी और जल्दी जोड़ देता है। लाइला स्टीवन को देखकर बहुत ही खुश थी। अब जो सितारों से बना मैप उन्हें मिला था उसे लाइला स्कैनर से स्कैन करती है, पर उसे लोकेशन नहीं मिलती है क्योंकि वो 2000 साल पहले के सितारों को देखकर सैम्फू ने बनाया था। इसलिए ये मैप उसी रात के सितारों को देखकर काम करेगा। ये सुनकर खोंशू भी वहाँ आ जाता है और उन्हें बताता है कि उसे हर एक रात याद है। खोंशू वो रात दोबारा ला सकता है, जिसके लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके लिए उसे मून नाइट की मदद चाहिए। स्टीवन भी मून नाइट बनकर खोंशू के साथ 2000 साल पीछे की रात को लाने में उसकी मदद करने लगता है। आसमान में हो रहे बदलाव को इजिप्ट के लोग के साथ देवताओं के अवतार भी देखते हैं और साथ मिलकर खोंशू को पत्थर की मूर्ति में बदलने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। खोंशू भी स्टीवन को बोलता है कि जब वो मूर्ति में बदल जाएगा तो मार्क को उसे बचाने के लिए भेजना। खोंशू पत्थर की मूर्ति बनने से पहले वो रात वापस ले आता है और वहाँ से गायब हो जाता है। लाइला को इस स्कैनर की मदद से देवी एमिट के लोकेशन का पता चल गया था, पर खोंशू के जाने के बाद स्टीवन भी वहीं रेगिस्तान में बेहोश होकर गिर जाता है। अब एपिसोड के अंत में हम एक अवतार के साथ आर्थर को देखते हैं जो सभा स्थल पर आया था और उस अवतार के जाने के बाद आर्थर खोंशू की मूर्ति से बात करके उसे बताता है कि उसके कहने पर उसने लोगों को तड़पाया जो उसे अच्छा भी नहीं लगता था और वही उसके जीवन का सबसे बड़ा पाप है। खोंशू के टॉर्चर की वजह से उसे सुकून की अहमियत के बारे में पता चला है और अब आर्थर वो करने जा रहा है जो खोंशू ने कभी नहीं किया। आर्थर अपने सारे जुर्मों का दोष खोंशू के ऊपर डालता है क्योंकि उसी की वजह से वो बुरा बना है। यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोगों में इसका इंटरेस्ट और भी बढ़ता जा रहा है और मार्वल की अभी तक की ये बेस्ट सीरीज है। तो आगे की कहानी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को